हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एग्जाम बाइट। सो आज की वीडियो में हम लोग एक फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 12th का चैप्टर है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, उससे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस, नीट, जेई एडवांस्ड, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली 100% देखने को मिलते हैं हर टाइप के एग्जाम में। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि एक बहुत ही आसान चैप्टर है और मैं आपको इसको सबसे बेसिक फंडामेंटल तरीके से पढ़ाऊंगा। यहां पर जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस्ड होंगे रिगार्डिंग मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन सब कॉन्सेप्ट से आपको ऑर्गेनिक के भी रिएक्शन मैकेनिज्म समझने में बहुत आसानी मिलेगी। ठीक है, तो आइए इसी बात पे हम लोग स्टार्ट करते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो देखिए, जब भी ये काइनेटिक्स वर्ड आए तो काइनेटिक्स ऑलवेज रिलेट्स टू रेट या फिर स्पीड, और केमिकल काइनेटिक्स मतलब हम लोग यहां पर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के रेट के बारे में या रिएक्शन के स्पीड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने मेरे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के वीडियोस देखे हैं तो वहां पर मैं स्टार्टिंग में ही थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में जब मैं लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करता हूं तो वहां पर मैं एक ये पॉइंट डिस्कस करता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स केवल ये बता पाता है कि प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं, वो प्रोसेस कितनी देर में होगा, उस प्रोसेस को होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये सारी बातें थर्मोडायनेमिक्स में नहीं हो पाती हैं और ये सारी बातें होती हैं इन द चैप्टर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सो इन केमिकल काइनेटिक्स वी विल बी इंटरेस्टेड इन कि कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन किस रेट के साथ हो रही है, किस स्पीड के साथ हो रही है, उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उसका रेट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में बेटा पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो इसके पहले कि हम लोग ये डिस्कस करें कि रेट किन चीजों पर डिपेंड करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट रेट, सबसे पहले तो हम इस रेट का मतलब समझ लेते हैं। अभी तो हमको सोचने पर सिर्फ इतना सा लग रहा है कि रेट मतलब भाई स्पीड ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन किस स्पीड के साथ हो रहा है। ठीक है, बट उस रेट को हम लोग एक प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन देते हैं, एक प्रॉपर मैथमेटिकल उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, उसका मतलब समझते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करने के पहले मैं डिफाइन करता हूं द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ स्पीसीज। और स्पीसीज मतलब हो गया कोई भी एक ऐसी चीज जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रही है, वो रिएक्टेंट भी हो सकती है और वो प्रोडक्ट भी हो सकती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ स्पीसीज इज डिफाइंड एज the rate at which its concentration changes with respect to WRT, मतलब with respect to time। तो किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में किस प्रकार से चेंज हो रहा है, इसी को हम लोग उस पर्टिकुलर स्पीसीज का रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। एंड बाय स्पीसीज आई मीन एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो जैसे मान लो कि मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज एक रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गोज टू 2NH3 गैस। ये एक रिएक्शन है सपोज करो। ठीक है, और इस रिएक्शन में हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 मतलब नाइट्रोजन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो नाइट्रोजन के रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होगा कि नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रहा है, व्हाट इज द रेट एट विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को हम लोग बोलेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ स्पीसीज। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 का मतलब होगा माइनस dN2 बाय dt, माइनस dN2 बाय dt। इसी तरह से अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात करूं तो हाइड्रोजन के रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होगा माइनस dH2 बाय dt, मतलब हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है। बड़ी ही ऑब्वियस सी बात है और आई एम वेरी श्योर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा। देखो, मैं समझ गया कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं टेलीपैथी। तो आपके मन में एक डाउट ये आ रहा होगा कि सर यहां पर ये माइनस साइन क्यों लगा हुआ है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस साइन। आपने बोला नाइट्रोजन का कंसेंट्रेशन
किस तरह से चेंज हो रहा है। तो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है, तो वो तो dN2/dt होना चाहिए। ये -dN2/dt और -dH2/dt आपने क्यों लगाया है? तो देखो, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि कन्वेंशनली केमिस्ट्री में रेट इज ऑलवेज डिफाइंड टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इस टाइप की कुछ बात हम लोग ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में भी करते हैं इन द चैप्टर ऑफ गैसियस स्टेट, जहां पे हम लोग प्रेशर के टर्म्स में रेट को डिफाइन करते हैं। तो फिर से मैं एक बार वो बात आपको बताता हूं, कन्वेंशनली इन केमिस्ट्री रेट इज ऑलवेज डिफाइंड टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, रेट जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? ऐसा बड़े बुजुर्गों ने बोला है। कन्वेंशन मतलब प्रैक्टिस बाय कन्वेंशन, ठीक है। और वैसे भी जो फिजिक्स में प्लस और माइनस होता है उसका सिग्निफिकेंस तो डायरेक्शन को होता है, डायरेक्शन सिग्निफाई करता है। तो यहां में डायरेक्शन से तो कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए रेट हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए। अब आप सिर्फ dN2/dt इतनी सी क्वांटिटी को देखो तो समय के साथ नाइट्रोजन की मोलैरिटी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक रिएक्टेंट है, और अगर समय के साथ नाइट्रोजन की मोलैरिटी कम हो रही है तो ये क्वांटिटी अपने आप में एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी। इसके आगे आप माइनस लगा दोगे तो ओवरऑल ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 विल बी -dN2/dt। रिएक्टेंट जब भी होगा तो उसके आगे हम लोग एक माइनस साइन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की मोलैरिटी कंसंट्रेशन कम हो रही होगी, क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, ठीक है। तो हम लोग एक माइनस साइन लगा देंगे तो ओवरऑल ये पॉजिटिव आ जाएगा, ताकि रेट हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसी तरह से अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया के बारे में बात करूं, तो अमोनिया तो रिएक्टेंट नहीं है, अमोनिया तो प्रोडक्ट है, और उसका रेट हो जाएगा सिंपली dNH3/dt। मतलब अमोनिया की मोलैरिटी टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रही है, और यहां पे माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि ये तो बढ़ रहा होगा। तो इस तरह से हमने स्पीसीज का रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन किया। नाउ अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन विच आई वुड लाइक टू आस्क यू इज, क्या ये तीनों रेट्स बेटा बराबर होंगे? क्या नाइट्रोजन का रेट और हाइड्रोजन का रेट, ये दोनों रेट बराबर होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बराबर होगा। क्योंकि जितनी देर में नाइट्रोजन का 1 मोल खर्चा होगा उतनी देर में हाइड्रोजन का 3 मोल खर्चा हो जाएगा। नाइट्रोजन का अगर x खर्चा होगा तो हाइड्रोजन का 3x खर्चा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज -dH2/dt। ये जो हाइड्रोजन का रेट ऑफ रिएक्शन है ये नाइट्रोजन के रेट ऑफ रिएक्शन का 3 गुना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन 3 टाइम्स ज्यादा स्पीड ऑफ नाइट्रोजन से कंज्यूम हो रहा है। तो -dH2/dt विल बी 3 टाइम्स ऑफ -dN2/dt, ठीक है। तो ये रिलेशन आया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। क्या नाइट्रोजन और अमोनिया का रेट बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। जितनी देर में नाइट्रोजन का 1 मोल कंज्यूम होता है उतनी देर में अमोनिया का 2 मोल बन जाता है। तो अमोनिया का जो रेट है, अमोनिया की जो स्पीड है या अमोनिया की जो रेट है वो नाइट्रोजन के रेट का 2 टाइम्स होगा। दैट इज dNH3/dt will be 2 times the rate of nitrogen, which is -dN2/dt, -dN2/dt। तो 2 times the rate of nitrogen होगा। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप थोड़ा सा कंपेयर करो तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके मैं एक ऐसा रिलेशन लिख सकता हूं, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 -dN2/dt को मैंने रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 बोल दिया, अपॉन 1 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 अपॉन 3। इस 3 को आप इधर ले आओ, इस 3 को इधर ले आओ, तो -dN2/dt इज इक्वल्स टू 1/3 -dH2/dt बन जाएगा। -dN2/dt इज इक्वल्स टू 1/3 -dH2/dt बन जाएगा। और 1/3 जो है वो बेसिकली हो गया हाइड्रोजन के रेट का 1/3। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 अपॉन 1, जहां कुछ नहीं है वहां पे 1 सोच सकते हो, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, इस 2 को इधर ले आओ तो इधर भी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 बन जाएगा। 3 को इधर ले आओ, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2, 2 को इधर ले आओ, इधर भी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2।
इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया अपॉन 2 को इस साइड ले आइए तो अपॉन 2 आ जाएगा। तो इस टाइप का हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है। जैसी इक्वेशन हम लोग याद करो स्टोइकियोमेट्री में भी देखते थे, रेट ऑफ N2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 3 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अमोनिया अपॉन 2, मोल्स ऑफ A अपॉन A, मोल्स ऑफ B अपॉन B, उसी टाइप की हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है। ये सभी रेट्स बराबर होंगे, ये सभी क्वांटिटीज एक दूसरे के बराबर होंगी, एंड कन्वेंशनली दिस थिंग इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो तीनों टर्म्स एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, इन्हीं को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग बोल देते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास कोई एक, लेट अस से, एक जनरल इक्वेशन लिखी हुई है। जनरल इक्वेशन क्या है? तो मान लो मेरे पास कोई जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, AA प्लस BB गोज टू CC प्लस DD, जहां पे बड़ा ABCD ये है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और छोटा ABCD है उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो एक इस टाइप की जनरल इक्वेशन के लिए आई कैन राइट कि 1/A माइनस DA बाय DT रेट ऑफ A अपॉन A इज इक्वल्स टू 1/B माइनस DB बाय DT रेट ऑफ B अपॉन B इज इक्वल्स टू 1/C DC बाय DT, 1/C DC बाय DT रेट ऑफ C अपॉन C इज इक्वल्स टू 1/D DD बाय DT। ठीक है, 1/A माइनस DA बाय DT इज इक्वल्स टू 1/B माइनस DB बाय DT इज इक्वल्स टू 1/C DC बाय DT इज इक्वल्स टू 1/D DD बाय DT। ये चारों क्वांटिटीज, रेट ऑफ A अपॉन A, रेट ऑफ B अपॉन B, C बाय C, D बाय D, ये चारों क्वांटिटीज एक दूसरे के बराबर होंगी, एंड कन्वेंशनली दिस इज कॉल्ड एज द रेट of reaction. The important point which I would like to stress over here is that the rate of reaction has no physical significance. Rate of reaction देखो, minus DA by DT का तो मतलब है the rate of reaction of a species, इसका एक physical significance है, इसका एक physical मतलब है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? जैसे माइनस DN2 बाई DT मतलब नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन किस स्पीड से कम हो रहा है, माइनस DH2 बाई DT मतलब हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन किस स्पीड से कम हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ स्पीसीज इस क्वांटिटी का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, बट रेट ऑफ रिएक्शन इस टर्म का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। माइनस DA बाई DT अपॉन 1/A ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बस ये चारों क्वांटिटीज जो है एक दूसरे के बराबर थी, इसीलिए इनको एक नाम दे दिया गया कि चलो आज से तुमको रेट ऑफ रिएक्शन का नाम दे देते हैं। बाकी इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, ये चारों चीजें बस एक दूसरे के बराबर आ रही हैं, इसलिए आप इसको एक रेट ऑफ रिएक्शन का नाम दे दे रहे हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ स्पीसीज का मीनिंग है, उसका सिग्निफिकेंस है, और ये बात मैं आपको और अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझाने जा रहा हूं। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन, अभी एक लाइन हम लोग लिखेंगे थोड़ी देर बाद, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ओनली डिफाइंड व्हेन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज गिवन, बट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ स्पीसीज इज ऑलवेज डिफाइंड। आई विल रिपीट, द रेट ऑफ रिएक्शन इज ओनली डिफाइंड व्हेन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज गिवन, बट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ स्पीसीज, एक स्पीसीज का रेट ऑफ रिएक्शन, ये बच्चों हमेशा डिफाइंड होता है। इस बात को मैं आपको और अच्छे से एक एग्जाम्पल लेके अभी थोड़ी देर में क्लियर करने वाला हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ स्पीसीज और रेट ऑफ रिएक्शन में और डिफरेंस समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको मैंने ये बात बताई कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ स्पीसीज हमेशा डिफाइंड होता है और उसकी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो तभी डिफाइंड है जब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन है और उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है। अब इस बात का और क्या मतलब है, व्हाट डू आई मीन बाय दिस स्टेटमेंट, इसको मैं आपको एक एग्जांपल लेके इलस्ट्रेट करता हूं।
तो जैसे सपोज करिए एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर लें, ओके तो देखिए अब हमारे सामने एक ये प्रॉब्लम है। पहले मैं इस प्रॉब्लम को पढ़ के आपको इसका मीनिंग समझा देता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन का रेट ऑफ रिएक्शन इन द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इज 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मोलैरिटी पर सेकेंड। अच्छा, यहीं से हम लोग जरा सा एक बार यूनिट ऑफ रेट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यूनिट ऑफ रेट जो है, चाहे वो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ स्पीसीज हो, चाहे वो रेट ऑफ रिएक्शन हो, यूनिट ऑफ रेट जो है विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के यूनिट के बराबर। ठीक है, क्योंकि रेट को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, डीसी बाई डी, वेयर सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम। तो रेट की जो यूनिट आएगी वो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम के यूनिट के बराबर आएगी। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग जनरली मोलैरिटी में एक्सप्रेस करते हैं, सो इट विल बी मोलैरिटी टाइम इनवर्स। ठीक है, तो अब टाइम इनवर्स जो है वो सेकंड्स में भी हो सकता है, सेकंड इनवर्स भी हो सकता है, मिनट इनवर्स भी हो सकता है, आर इनवर्स भी हो सकता है, बट इट विल बी मोलैरिटी अपॉन टाइम। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग को रेट की यूनिट दी हुई है वो मोलैरिटी पर सेकंड में दी हुई है। तो वापस से एक बार क्वेश्चन पे आते हैं कि इन द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है अमोनिया बनाने के लिए, और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हमें 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मोलैरिटी पर सेकेंड दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना है द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। बट मेरे प्यारे बच्चों, एक बात तुम यहां पे समझने की कोशिश करो कि कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। तुम्हें सिर्फ इतना बोला गया है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हुई और उससे अमोनिया फॉर्म हो रहा है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अगर अमोनिया फॉर्म हो रहा है तो इस रिएक्शन को लिखने का एक तरीका यह हो गया कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ने आपस में रिएक्शन किया और इन लोगों ने अमोनिया बनाया। क्या ये एक सही रिएक्शन है? जी हां, ये परफेक्टली बैलेंस्ड करेक्ट इक्वेशन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। एक बच्चे ने इक्वेशन ये लिखी अपनी कॉपी में, ठीक। दूसरा बच्चा है, उसने बोला कि भाई मैं रिएक्शन को लिखूंगा हाफ N2 प्लस 3/2H2 गोस टू NH3। क्या ये इक्वेशन एक सही बैलेंस्ड इक्वेशन है? ये भी इक्वेशन एक परफेक्टली बैलेंस्ड करेक्ट इक्वेशन है। और एक तीसरा बच्चा आया, उसने बोला कि मैं रिएक्शन को लिखूंगा 2N2 प्लस 6H2 गोस टू 4NH3। अब ये इक्वेशन भी एक परफेक्टली करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो सेम प्रोसेस के लिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया बनाने के लिए आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हो, दिस इज बैलेंस्ड, ये रिएक्शन भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड, और ये रिएक्शन भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अब सपोज करो कि भाई हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अच्छा, हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमको गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2, यानी कि हम लोगों को -dN2 बाय dt की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, -dN2 बाय dt की वैल्यू दी हुई है, और वो वैल्यू कितनी दी है? वो वैल्यू दी है 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मोलैरिटी पर सेकेंड। -dN2 by dt, that is rate of reaction of nitrogen, is equals to 1.5 into 10 की पावर -3 मोलैरिटी पर सेकेंड। अब जिस बच्चे ने सपोज करो ये इक्वेशन लिखी, उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बनेगी -dN2 by dt। तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को -dN2 by dt लिखेगा, क्योंकि 1/a माइनस डी ए बाई डी टी, 1/b माइनस डी बी बाई डी टी, इस तरह से हम लोगों ने डिफाइन किया है। तो जो बच्चा ये इक्वेशन लिखा है वो रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर -dN2 by dt देगा, दैट इज 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मोलैरिटी पर सेकेंड। अगर किसी बच्चे ने ये वाली इक्वेशन लिखी तो वो रेट ऑफ रिएक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म में ROR लिख देता हूं, वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेगा? वो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेगा 1/a
माइनस डी ए बाई डी टी। अब 1/a अगर डिवाइड करोगे तो 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो वो आंसर देगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस डी एन टू बाई डी टी, 2 टाइम्स ऑफ माइनस डी एन टू बाई डी टी। और जिस बच्चे ने ये वाली इक्वेशन लिखी वो रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर देगा 1/2 माइनस ऑफ डी एन टू बाई डी टी। तो पॉइंट मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डिपेंडिंग अपॉन कि क्या इक्वेशन पेपर पे लिखी गई है, रेट ऑफ रिएक्शन के अलग अलग मायने आ जाएंगे। माइनस डी एन टू बाई डी टी का वैल्यू तो फिक्स है, तो किसी ने पेपर पे ये इक्वेशन लिखी तो वो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी एन टू बाई डी टी बोल देगा। किसी ने पेपर पे ये वाली इक्वेशन लिखी तो वो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी एन टू बाई डी टी 1/1/2, 1/1/2, तो 1/2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 1/1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 टाइम्स माइनस डी एन टू बाई डी टी ये आंसर देगा। और जिस बच्चे ने ये इक्वेशन लिखी वो ये आंसर देगा। तो तीनों के रेट ऑफ रिएक्शन के आंसर्स अलग अलग आ जाएंगे। और इस टाइप से आप खुद सोचो, इनफाइनाइट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। भाई मेरा मन किया मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या लिखूंगा 3n2 प्लस 9h2 गोस टू 6nh3, वो भी एक परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, हर केस में रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग अलग अलग आएगा। तो बेसिकली मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम कोई डेफिनेट आंसर तब तक नहीं दे सकते जब तक हमें क्वेश्चन में एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन प्रिंटेड ना मिले, छपी हुई है हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ना मिले, तब तक हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन तभी डिफाइंड होगा जब एक इक्वेशन दी गई होगी कि इस इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। जैसे इस इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन तो मैं निकाल सकता हूं, इस इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन तो मैं निकाल सकता हूं, लेकिन जब मुझे कोई इक्वेशन ही नहीं दी गई है और इक्वेशन लिखने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मेरे पास तो बहुत सारे इनफाइनाइट अलग अलग ऑप्शंस हैं उसी इक्वेशन को लिखने के। तो हर केस में रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग अलग अलग निकलेगा। तो वी विल से दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेन अ बैलेंस्ड इक्वेशन इज नॉट गिवन। लेकिन अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 के बारे में बात करें तो इक्वेशन आप कोई सी भी लिखो, इक्वेशन आप कोई सी भी लिखो, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो तो 1:3 ही रहने वाला है। कोई भी इक्वेशन लिखोगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो हमेशा 1:3 रहेगा। और अगर ऐसा है तो माइनस DH2 बाई dt, क्योंकि देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक कंटेनर में रिएक्ट कर रहे हैं, उनको इस बात से मतलब नहीं कि तुम पेपर पे क्या रिएक्शन लिख रहे हो, वो देखकर वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपना रिएक्ट कर रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। तो वॉट एवर इक्वेशन यू राइट, द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1:3। और अगर ये रेशियो हमेशा 1:3 रहेगा तो हाइड्रोजन का रेट नाइट्रोजन के रेट का हमेशा 3 टाइम्स रहेगा। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने कौन सी इक्वेशन लिखी है, दिस रिलेशन विल ऑलवेज होल्ड ट्रू एंड rate of reaction of hydrogen, that is minus DH2 by dt, can be written as 4.5 into, क्योंकि इसका 3 टाइम्स कर देना है हमको, है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 into 10 की पावर -3 मोलारिटी पर सेकेंड। तो हमेशा माइनस DH2 by dt का आंसर ये रहेगा, दिस इज ऑलवेज डिफाइंड। तो आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ स्पीसीज इज ऑलवेज डिफाइंड, but the rate of a reaction is only defined when a balanced chemical equation has been given in the problem. हमको balanced chemical equation लिख के दी जाएगी, तभी हम rate of reaction के बारे में चर्चा कर सकते हैं।